हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। आज हम लोग हिंदी शिक्षण में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग हिंदी शिक्षण में आने वाले प्रमुख प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी 2005 के आधार पर, और एनसीईआरटी के आधार पर इनके प्रश्नों के विकल्प क्या होंगे। अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ये है जहाँ से प्रश्नों के सवाल पूछे जा चुके हैं आपके बड़ी परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में। उसी के आधार पर हम लोग हिंदी शिक्षण की तैयारी करेंगे। चलिए कि करके प्रश्नों को हल करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम यहाँ पे शिक्षण की व्याख्यात्मक हल आपको प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने है कि निम्नलिखित के उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प जो है चुनिए। प्रश्न नंबर है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 10 सेकंड है। कक्षा जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है और इसलिए इसका विकल्प आपको चुनने में काफ़ी आसानी होनी चाहिए। जी जल्दी बताइए। बहुभाषिकता कक्षा की भी हम लोगों ने पढ़ा था, उससे जुड़े हुए कल प्रश्न भी पढ़ा था, उनसे जुड़े हुए थ्योरी भी हम लोगों ने पेड क्लास में पढ़ा है। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, कक्षा जटिलता को बढ़ाता है, जी नहीं, ये गलत होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। ठीक, फिर कह रहा है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक, ये भी गलत होगा। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें इसके प्रयोग से एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। देखते हैं आप इसमें से कितने प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या क्या करना चाहिए। विकल्प पे, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से आप क्या करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आप इसमें से क्या काम करेंगे। आपके पास 10 सेकंड है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी से, एकदम जल्दी बताइएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। आप लोग उत्तर सही बता रहे, जल्दी बताइएगा। बताइए। जल्दी बताइए। जी आप लोग का सही जवाब आ रहा है। और कोई? अच्छा, क्यों नहीं होगा ये बताइए। बताइए जल्दी से। चलिए हम आपको बताते चलते कि करके देखिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, गलत होगा। कारण क्या है कि हम हमेशा सामाजिक कक्षा की बात करते हैं जहाँ सभी बालक एक साथ रहें, सभी बालक एक साथ बैठे, सभी बालक एक साथ पढ़े। तो सामाजिक कक्षा की बात होती है, तो इसलिए हम उनको अलग नहीं बैठाएंगे, साथ में बैठाएंगे। ये पहला गलत हो गया। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों को शामिल नहीं करना चाहिए। जी नहीं, हम सामाजिक कक्षा में कहते हैं कि सभी विशिष्ट बालकों को भी एक साथ बैठा कर ही हम लोग को अध्ययन अध्यापन कराना, इसलिए ये भी गलत है। सी कह रहा है कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक निर्माण किया। जी नहीं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? आपका डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? सही जवाब। एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है, जब मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो बालक क्या देख सुनते सुनते क्या होता है, उसका भाषाई कौशल में विकास होता है और भाषाई शिक्षण में उसकी वृद्धि होती है। इसलिए इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। इसका प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान देना चाहिए। देखिए, जो भाषा की पुस्तक है उसमें किस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं उन्हें स्थान देना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ये 2 विकल्प हो गए। अभी 2 विकल्प और आगे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य आधारित हो, जो क्या हो? प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। इसमें 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। जल्दी बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण वीडियो है जहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे, अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जी हाँ, आइए एक एक करके इसके बारे में जानने का प्रयास कर। देखिए,
विदेशी साहित्य की रचना, जी नहीं। जब भी प्राथमिक कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो बालक को आम बोलचाल की भाषा, उसके परिवेश की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए गलत है। बी देखते हैं, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें अलग अलग छटा, जी ये एकदम राइट आंसर है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालक को ऐसी रचनाएं पढ़ानी है, बतानी चाहिए जो अलग अलग परिवेश से जुड़ी, जिनका संबंध उनके परिवेश से हो और उसी के साथ बालक का बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, उन्हें पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है, और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जैसे बाल साहित्य आदि। हम लोगों ने पेट क्लास में आप लोगों को मैंने भाषा शिक्षण में चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, जो प्रत्यक्ष मूल्योपाधारित हो, केवल कहानी कविता हो, ये दोनों विकल्प हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन सबसे उचित तरीके से करता है? जरा कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो बच्चों के भाषी जो क्षमता है उनका आकलन सबसे उचित तरीके से करता है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चा आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, फिर संज्ञा की परिभाषा पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, इसका उत्तर आप जल्दी से दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय। उम्मीद करता हूँ कि आप 10 सेकंड में इसका जवाब जरूर देंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। जी हाँ, अच्छा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताना होगा। जल्दी कमेंट कर बताइए क्यों होगा क्यों नहीं होगा। चलिए इस पर देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। हमने ये देखा संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, नहीं होगा। कारण क्या है कि हमें उन्हें ऐसे प्रश्न नहीं देना है जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो, जिनका स्तर पाठ्य पुस्तक या किताबों तक ही सीमित हो। संज्ञा परिभाषा दी कि उन्हें परिभाषा याद नहीं करवाना है, पाठ याद नहीं करवाना है, स्मरण नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। संज्ञा परिभाषा देखिए ये भी नहीं करना है। तो जब जो बचेगा वही विकल्प सही होगा। इसका मतलब इसका जो विकल्प सही है वो ए इसका राइट आंसर है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से एक एक कहानियां लिखे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप साथियों में भेज दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है 6306344367। इस पर आप ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप करेंगे, ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम ऐप पे जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़िएगा। फेसबुक यूजर हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे कई बातें हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति को विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जल्दी बताइएगा, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम, ध्यान दीजिए, सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा है, सबसे कम। ठीक, मतलब ये नकारात्मक प्रश्न पूछा है। व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना, अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद, अदायगी करना। जल्दी से बताइए क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको किसी प्रश्न में। जल्दी फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, जो लाइव है फटाफट जवाब। देखिए, आप जवाब देने के बाद लास्ट में ये मूल्यांकन कर सकते हैं आपने कितना सही किया, कितने में कितना सही किया। ये 15 प्रश्नों की सीरीज में शिक्षण में आपने कितना सही किया, इसका भी मूल्यांकन हो सकता है। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिएगा, सबसे कम विकल्प क्या होगा? व्याकरण आधारित अभ्यास रचना कराना। देखिए आपको बताया गया है कि व्याकरण को कराने से उसको बचना है, क्योंकि कक्षा 5 1 से लेकर 5 तक की जो पाठ्य पुस्तक प्राथमिक विद्यालय में है, ये रिमझिम कहते हैं, उसमें व्याकरण कोई अलग से किताब नहीं कि पाठ के लास्ट में ही थोड़ी थोड़ी व्याकरण की भाषा को वर्णन किया गया है, ताकि भाषा शिक्षण के साथ साथ वो व्याकरण शिक्षण को सीख सके। लेकिन यहाँ पे अभ्यास रचना की बात कहा गया, ये इसलिए सबसे कम प्रभावी तरीका है, इसलिए इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, जरा कमेंट करके बताइएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। आपके पास 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से व्याख्या करके बताइए। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कृपया सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बताइए क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप तुरंत दे लेंगे। मैंने आपको ऐसे ट्रिक बताया है कि आप उससे हिसाब से आप तुरंत इस प्रश्न के जवाब दे देंगे। जी हाँ, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों में हिंदी भाषी प्रकृतियों को समझने में योग्यता विकास करना, हिंदी व्याकरण नियमों को कंठस्थ। देखिए, जहाँ भी कंठस्थ करना, याद करना मिल जाए वो याद रखिएगा, वो गलत होता है। जो गलत है वही सही, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। क्या पूछा है प्रश्न में? नहीं। ठीक है, कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? क्योंकि हिंदी के जो व्याकरण नियमों हैं उन्हें कंठस्थ कराना ये उसका विरोध करता है। ठीक है, और दैनिक जीवन में हिंदी समझने में बोलने की क्षमता का विकास करना सही बात है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना ये भी सही है। इसमें जो गलत है वही सही है, इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
आपके पास यहाँ पे दो प्रश्न सामने दिख रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, भाषा सीखने का कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी बताइएगा, आपके पास 20 सेकंड है, बताइए जल्दी जल्दी। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए जल्दी से। जी आप लोग सही बता रहे हैं, जी कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। देखिए, भाषा का व्याकरण नियम होना चाहिए, ये सही कारण तो नहीं है। पाठोपाध्याय प्रश्नोत्तर होना, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें किताब से बाहर प्रश्नों को बनाना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक से, जी नहीं। देखिए, समृद्धि भाषा का वातावरण होना चाहिए। डी जिन्होंने बताया है उन सभी के प्रश्नों के जवाब सही है। डी जितने लोग बता रहे हैं उनके जवाब क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे देंगे, जल्दी बताइएगा क्या होगा, जल्दी बताइए। आइए देखते हैं इनके प्रश्नों के विकल्पों को। सीखने की क्षमता का आकलन करना, ए काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरण के नियम। देखिए, नियम आपको नहीं याद करना है, निबंध की योग्यता नहीं, काव्य सौंदर्य नहीं है, लेकिन उनकी बच्चों की आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ाया है। सीखने का क्षमता का आकलन करना, इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हमें सबसे ज़्यादा किस पे, सीखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए, बाकी किसी चीज़ों पे नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? देखिए, जैसे इस वीडियो में जुड़ेगा सबसे पहला काम करेगा, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, और जब शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? जल्दी बताइएगा। विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य को, जी इसको सबसे ज़्यादा महत्व देना है, सामने पढ़ाया भी है कक्षा में। अच्छा, पहले आप बता लीजिए फिर हम बताते हैं। आपके पास 20 सेकंड है, पहले आप जवाब दीजिए क्या होगा। जल्दी बताइए, शेयर कर दीजिए। जो भी देखिए लास्ट में जुड़ रहे हैं वो लोग पहले शेयर कर देंगे, ताकि लोगों तक पहुंच सके। जो हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि वास्तव में भाषा शिक्षण कितना आसान होता है। देखिए, यहाँ पे हमने ये देखा, देखिए भाषा विभिन्न प्रकार की। देखिए, यहाँ पे पूछा है किससे सबसे कम महत्व देंगे ना, कम पूछा है, तो बाल साहित्य को महत्व देंगे, ऐसा हमने पढ़ाया है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को समृद्धि वातावरण देना है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी सही है। कक्षा की बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक के संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता बनाना, ये भी सही है। तो जो गलत है वो आपको समझ में आ गया होगा, डी है, क्योंकि जब यही बचा ही है। इसमें क्या करना है, देखिए, बच्चों को सिखाने के दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यही आपका गलत है। जो आपका गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सबसे कम महत्व कौन सा देगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? देखिए, पाठ्यपुस्तक भी मैंने आपको पढ़ाया है। अभ्यासों की वैविध्यता को, पाठों की संख्या को, विषय वस्तु में वैविध, भाषा की विभिन्न छटाएं, क्या होगा? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट करके दीजिएगा, क्या होगा, जल्दी बताइएगा। भैया इतना सरल सवाल है और मैंने ये पढ़ाया भी है। जो पेड क्लास के हैं वो तो सही बताएं, बाकी जो ऐसे देख रहे हैं वो लोग भी तो बताएं। देखिए, मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा, सभी को शेयर कर दें। शेयर इसलिए करता हूँ बार बार करने के लिए, ताकि जो लोगों तक ये पहुँच जाए। देखिए, अभ्यासों की वैधता, ये गणित में ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु की वैधता, भाषा की विभिन्न छटाई। देखिए, पाठों की संख्या, ये सबसे कम ध्यान देना है। क्या है उनको, हमें पाठ की संख्या कितनी होगी, ये सबसे कम ध्यान देना है। विषय वस्तु कैसी होगी, इसे ध्यान देना है। भाषा की विभिन्न छटाओं को ध्यान में रखना है, भाषा की विविधता को ध्यान में रखना, अभ्यास को, लेकिन सबसे कम ध्यान रखना है पाठों की संख्या को, क्योंकि आपको सिखाने जाना है, उन्हें रटवाना और याद करवाना नहीं है। इसलिए इसका विकल्प बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं बहुभाषिकता, ये हमने पढ़ाया ही और आप लोग इसे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कितना अच्छे कर लेते हैं। बहुभाषिकता के बारे में 4 विकल्प दिया गया है, इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताना है। जल्दी से आप इसका चयन करें उत्तर का और कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए सभी लोग। और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, एनसीईआरटी पैटर्न के नोट्स भी उपलब्ध है, और दिए गए नंबर पे आप कॉल करके नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं। जी यहाँ पे देखिएगा, वो भाषिकता में दिया है, भाषाई समृद्धि को खतरा होता है, जी नहीं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, जी नहीं। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, जी नहीं। इसका सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वो आपका सी होगा। क्या होगा? सी। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। ये हमने आपको पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा और इसका विकल्प आपने सही लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाषा। भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगम करती है, नियमों की जानकारी से निखरती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा भाषा, क्या होगा बताइए, जल्दी बताइएगा इसके बारे में क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया इसके बारे में। देखिए विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये गलत बात है। हमने पढ़ाया आपको, ये घर से भी सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। एक ये नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ये सदैव व्याकरण नियम का अनुसरण करती, जी नहीं। मैंने कहा ना, जब बच्चा का प्रारंभ में बोलता है, भाषा शिक्षण हिंदी बोलता है, तो उसे ये नहीं पता होता ये व्याकरण कौन सा नियम है, लेकिन वो व्याकरण नियमों को ही प्रयोग करता है। नियमों की जानकारी से निकलती, जी नहीं। इसका उपयुक्त उत्तर बी होगा। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये व्यवस्था कैसी है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय से पहले क्या होते हैं? आपके सामने 4 विकल्प है, 20 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता है अब आपका। देखते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा जवाब कौन देता है। और ऑनलाइन नोट्स और क्लास के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़िएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या होगा। भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, जी नहीं। भाषा के 4 कौशल क्या है? कमेंट करके बताइएगा जरा। तो भाषा के 4 कौशल क्या होते हैं? भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, कोरिलेट होते, जी नहीं। अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता साथ लेकर आता है। जब बालक विद्यालय आता है तो अपने साथ अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था लेकर आता है, व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। वो बोलता है कि सर पानी पी ले, सर घर जाएं। वो एक प्रकार से भाषा का प्रयोग करता है और उस व्याकरण नियम के आधार पर करता है। बेशक उसे उसके व्याकरण के नियम उसको न पता हो, लेकिन जब भाषा का प्रयोग करता है वह एक तरह से व्याकरण के नियम के अनुरूप होता है, ठीक है। इस प्रकार इसका उपयुक्त विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मान लीजिए इसमें 4 विकल्प में से एक गलत है और 3 सही है, तो गलत विकल्प का पहचान करना है आपको। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। अरे बताइए भैया, आप लोग 20 सेकंड इतने में तो उत्तर बता देते हैं, हम होते तो आपको उत्तर बता देते। अरे आप हमसे बढ़कर है भैया, आप हमसे बेहतर है, आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। जी हम जौनपुर से हैं, हमारी क्लासेस जौनपुर से चलती है। इलेनी बुद्रगेश क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं की मातृभाषा से बनती है, जी हाँ ये तो सही बात है। भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लेता, जी लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, जी हाँ सही है। इसका जो उपयुक्त विकल्प है, जो गलत है, वो है आपका बी है कि भाषा अधिगम कभी अनुवाद का सहारा नहीं लेती, यही गलत है जी। ये अनुवाद का सहारा लेती है, तभी भाषा शिक्षण को और समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यह आखिरी प्रश्न है, उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे और आपके पास समय है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है,
मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा क्या जानती है? कमेंट करके बताइएगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। उम्मीद करते हैं आप इन चारों विकल्प के सही जवाब देंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़े रहेंगे ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी शिक्षण आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। और ई लर्निंग दुर्गेश से मैं दुर्गेश जायसवाल, ये राज्य हिंद जौनपुर की धरती से यह क्लासेज आपको चल रही है और अब घर बैठे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप इसको अगर एक बार तैयार कर लेंगे और पेड क्लास की पूरी सीरीज को पढ़ लेंगे तो कोई माई कलाल नहीं जो सीटेट आपको पास होने से रोक सके। चलिए आइए देखते हैं विकल्प ए, बी, सी, डी। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है? जी नहीं। केवल लिंग दृष्टि सर्वनाम समुष्टि का प्रयोग करना जानती है? केवल मैं वाले वाक्य का प्रयोग कर सकती है? लिंग वचन क्रिया आदि दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है? बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो ऊपर वाक्य दिया गया है उसमें मदिरा, लिंग, वचन, क्रिया आदि की एक तरह से सर्वनाम का प्रयोग की जानकारी मिलती है एक दृष्टि से, इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा? डी होगा। देख रहे हैं, मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि जो है लिंग, वचन, क्रिया आदि को एकदम दृष्टिवत ध्यान में रखा है, सर्वनाम का प्रयोग करती है, इसलिए इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने डी बताया तो उन सभी के जवाब सही थे। अब जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने जवाब डी दिया था और आप लोग कितने सही हुए। ये 15 प्रश्नों की सीरीज में आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। और वीडियो कैसा लगा, और आगे भी शिक्षण की इस तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू रहेगी और आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश इस तरह से जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन बटन आपकी इच्छा हो तो दबाइएगा, वरना इसको कुछ मत करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।